आज के जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है बोलने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशंस और COP26। पहले मैं MSD के जो सब कार्यकर्ता हैं और मेरे सीनियर श्री द्वारिकानाथ रथ को आभार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कुछ बोलने के लिए। पहले सवाल उठता है कि ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। आप लोग जानते हैं कि जब हम एक नर्सरी में पौधा रखते हैं तो उसको एक ग्रीन हाउस में रखते हैं। वो ग्रीन हाउस का जो वॉल्स है, जो दीवार है और उसका जो छत है, वो ग्लास का बना हुआ होता है। ये क्यों ग्लास का बना हुआ होता है? जब सोलर रेडिएशन पड़ता है उसके ऊपर, दिन में जब सोलर रेडिएशन आता है, नीचे अंदर आता है और पौधे को जाता है, पौधा गर्म होता है। लेकिन ये ग्लास जो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और उसे रखता है, और रात को जब ठंड होता है तो ये सोलर रेडिएशन फिर से वो एमिट करता है, वो वॉल्स, ग्लास वॉल्स एमिट करता है उसे, इसलिए उसे बोलते हैं कि ग्रीन हाउस। तो अभी जो ग्रीन हाउस गैस है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उसमें से जो 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैसेस है, ये जो पर्यावरण में रहता है या एटमॉस्फेयर में रहता है, तो ये सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर जाता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसे भी वो ऑब्जर्व करता है, और ये उसे फिर जब अर्थ ठंडा हो जाता है उस समय उसको छोड़ता है, इसलिए वो टेम्परेचर बढ़ाता है। वो जैसे ग्रीन हाउस जैसा वो काम करता है, इसलिए उसे ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? जब हम कोल जलाते हैं और या पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब ईंधन का जब यूज होता है, फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, तब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है। तो मीथेन कहां से आता है? मीथेन आता है, मेनली देखा गया है कि नासा के एक रिपोर्ट में देखा गया है कि जो मीथेन मेनली आता है, जो ऑयल और गैस प्लांट से, वहां से जो लीकेज होता है, वहां से वो लीकेज एक प्रमुख कारण है मीथेन का। और जो लाइफ स्टॉक है और लैंडफिलिंग में जब बायोमास डिग्रेड होता है और वेस्ट से मीथेन पैदा होता है। और जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है वो सिंथेटिक है, वो नेचुरल नहीं है। वो जब किसी भी प्लांट से, जब प्लांट में जो बहुत सारे प्लांट है जहां का बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वो एटमॉस्फेयर में आता है। ये सब गैस जब एटमॉस्फेयर में रहता है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन साइकिल है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उसे हम जानते हैं कि प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट उसको लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन उन्होंने छोड़ता है। ये नेचुरल प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें, करीब 26,000 साल पहले, अराउंड 240 लाख ईयर्स पहले एक आइस एज था।
आइस एज में पृथ्वी बहुत ही ठंडा था। करीब 10,000 12,000 साल पहले आइस एज से हम वार्म क्लाइमेट में आए, तो पृथ्वी थोड़ा गर्म हुआ, इसलिए हम वार्म क्लाइमेट में आए। ये देखा गया है कि उसके बाद से टेम्परेचर एक तरह का कांस्टेंट रहता था, लेकिन पिछले 200-250 साल से, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करीब करीब 1780 से लेकर 1820 तक हुआ, उसके बाद से जो इंडस्ट्रीज पोल्यूट करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे, मीथेन छोड़ने लगे, नाइट्रोस ऑक्साइड छोड़ने लगे, उसके वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा। और ये गर्मी देखा गया है कि वो 10,000 12,000 साल के पहले जो गर्म हुआ था वो बहुत मात्रा में अभी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये लास्ट 150 ईयर्स वो बहुत तेजी से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर ये कुछ अल्प मात्रा में है तो ये प्रोटेक्टिव है। कैसे? जैसे कि जब हमारा पृथ्वी का आइस एज था, वहां लाइफ का रहना इतना आसान नहीं था, तो पृथ्वी को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना था, तो कुछ कम मात्रा में रहे, जो बैलेंस मात्रा में रहे, तो इट इज गुड फॉर द अर्थ। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो खतरा हो जाता है, और वो खतरे के कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अभी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जो देखा गया है कि लास्ट 150 साल से या 200 साल से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का एटमॉस्फेयर का, और पिछले 40 साल से और ज्यादा बढ़ रहा है, और पिछले 5 साल से 2015 से लेकर 2022 में और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो क्या इसका असर पड़ता है? क्यों हम इतना चिंतित है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस है? ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे सूखा पड़ता है, ड्राफ्ट होता है, जंगल जल जाता है, वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, बारिश बहुत होता है, कभी कभी फ्लड्स होता है। जैसे हम लोग देखे हैं अभी कुछ ही दिनों में, पिछले साल ऐसे ऐसे जगह पे बाढ़ आया है, जैसे कि जर्मनी में, बेल्जियम में, चाइना में, और जंगल पूरा का पूरा जंगल जल गया है कैलिफोर्निया में, इवन कनाडा में, टर्की, ग्रीस। ये सब ठंडी जगह है, लेकिन वहां पर भी फॉरेस्ट फायर हो रहा है, और फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पूरा 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 जंगल जल जाता है। खाली इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ जो समुद्र है, ओशन है, जो वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है, जैसे फॉरेस्ट ऑब्जर्व करता है, ओशन भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है। तो वो ओशन का जो एसिडिटी है वो बढ़ जाता है। तब जब एसिडिटी बढ़ जाता है, वो मेरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। और जो कोरल्स है, जो बहुत दिनों से समुद्र के नीचे है, वो समुद्र का जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इकोलॉजी को मेंटेन करता है, वो कोरल्स भी कोरल के ऊपर जम जाता है। ये एक कारण है। दूसरा है जो ग्लेशियर्स है, जो बहुत बहुत आइस का बड़ा बड़ा खंड है, जैसे कि ग्रीनलैंड में ग्लेशियर है, अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स है, बर्फ है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये ग्लेशियर्स पिघल जाता है, और पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर समुद्र का ऊंचाई बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ज्यादा बहुत सारे देश ऐसा है, आइलैंड का देश, जैसे कि मालदीव्स, मार्शल आइलैंड, बारबाडोस, फिलीपाइंस, एक समय आएगा कि ये आइलैंड सब डूब जाएगा। जब ऐसा ही चलता रहे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये आइलैंड्स डूब जाएगा। ये एक खतरा है। तो ये सब खतरे के लिए हम या पृथ्वी का हर सिटीजन आज चिंतित है कि
ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोका जाए। ये पहले चीज है कि और एक चीज देखना है, ये जो ग्रीन हाउस एमिट होता है ये कौन कौन इसको एमिट करते हैं ज्यादा, कौन से देश इसको ज्यादा एमिट करते हैं। 2018 का एक सर्वे दिखाता है जो टॉप कंट्रीज है जो ग्रीन हाउस छोड़ते हैं, एमिट करते हैं, वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया, जापान, जर्मनी, ईरान, साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया। तो इसमें हमारा देश जो है तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन इसमें एक और चीज है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा एमिट करते हैं। जैसे चाइना कहता है कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम भी इसलिए ज्यादा एमिट करते हैं। फिर देखते हैं पर कैपिटा, मैंने प्रति व्यक्ति के पीछे कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करते हैं। पर कैपिटा एमिशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा है सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, रशिया, जापान। तो इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से लेकर के आज तक ग्रीन हाउस एमिट होते रहता है। तो जो देश आज विकसित जो डेवलपिंग नेशंस है उनका आर्गुमेंट है हम तो ग्रीन हाउस छोड़ते हैं अभी से, जैसे कि चाइना और इंडिया, वो बोलेंगे कि हम तो 1945-1947 में आजाद हुआ, हमारा इंडस्ट्री नहीं था। उस हिसाब से अगर देखें तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो ग्रीन हाउस एमिटर्स कौन कौन है, तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यूके, कनाडा, ये सब हिस्टोरिकली ये ग्रीन हाउस एमिट करते चले आ रहे हैं। ये सब ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। एक चीज और इसमें देखना है, ये ग्रीन हाउस जो इमिट होता है ये अगर एक देश इमिट करता है ये उसके अपने बाउंड्री पे नहीं रहता है। हमारा देश का जैसे बाउंड्री होता है, एक कंट्री का बाउंड्री है, दूसरे कंट्री का, एक देश से हम दूसरे देश में नहीं जा सकते, वीसा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। लेकिन ग्रीन हाउस जब हम एमिट करते हैं तो अपने देश के बाउंड्री पे नहीं रहता है, ये पूरी पृथ्वी के बाउंड्री में चला जाता है। तो अगर अमेरिका आज या चाइना ज्यादा गैस एमिट करता है तो इट इज अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड का एटमोस्फेयर होता है। गरीब देश भी इसमें अफेक्टेड है, अफ्रीकन देश भी इसमें अफेक्टेड होते हैं, साउथ अमेरिका का देश भी इसमें अफेक्टेड है, वहां भी ड्राफ्ट होता है, वहां भी फ्लड होता है। वो लोग ज्यादा उसमें अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उसे संभालने के लिए साधन नहीं है। जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट हुआ जर्मनी में, वहां का जो किसान है उसे झेल सकता है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है। लेकिन एक किसान अगर अफ्रीका का है या साउथ अमेरिका का है तो वो उसको झेल नहीं सकता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक चीज हमें याद रखना है। तो ये जो सीओपी हो रहा है कब से शुरू हुआ उसको थोड़ा हम जान लेंगे। अभी एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस का, वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। वो यूनाइटेड नेशंस से इसको बनाया है इसलिए कि वो ये पर्यावरण के बारे में, ग्रीन हाउस एमिशन के बारे में कुछ समझे और डिफरेंट कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म में यूनाइट करे। तो उसने एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद यही यूएनएफसीसी ने एक संस्था बनाया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला जो हुआ मीटिंग वो बर्लिन में हुआ, सीओपी 1, वो हुआ था 1995 में। तब से लेकर के आज तक हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक मीटिंग होता है। सीओपी 26 जो है वो पिछले साल यानी 2020 में होना था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो ये 2026 में हुआ है। ठीक है।
ये सीओपी में करीब करीब 200 कंट्रीज जो हर साल मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो जितने सीओपी हुआ है उसमें से 2-3 सीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक है क्योटो, जापान के क्योटो में 1997 को थर्ड सीओपी थर्ड, उसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये पहली बार क्योटो में एक डिसाइड हुआ कि 3 जो जितने कंट्री है वर्ल्ड के उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ उसमें 3 भाग में सब कंट्री को डिवाइड किया। जैसे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। एनेक्सर 1 में थे जो डेवलप कंट्रीज है, जिनको जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग ज्यादा एमिट किए हो हिस्टोरिकली, तो आपको $100 बिलियन 2020 तक हर साल $100 बिलियन देना है टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स इन पुअर कंट्रीज। और ये मजे की बात है कि क्योटो प्रोटोकॉल को यूएसए ने प्रोटोकॉल को साइन किया, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया। बाद में जाकर के उनको रेटिफाई करना था अपने देश में, लेकिन उन्होंने नहीं किया उसको। वैसे ही कनाडा भी 2012 में बोल दिया कि हम क्योटो प्रोटोकॉल को मानते ही नहीं है। तो ये हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद आया 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में सब कंट्रीज ये डिसाइड किए, बोले कि ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, जो कि सबके ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा। और इसमें जो चीज आया पेरिस एग्रीमेंट में, जो सबसे बड़ी चीज आया कि अगर हम अर्थ का टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा बढ़ा तो ये बहुत खतरनाक है, तो वी कैनॉट डू दैट। तो पेरिस एग्रीमेंट का मेन चीज था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस सॉरी, और उससे ज्यादा नहीं था। तो ये जितने एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट का सबका मूल विषय था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए या एक स्टेबलाइज किया जाए, ताकि टेम्परेचर जो है अर्थ का टेम्परेचर 1.5 से ज्यादा ना बढ़े। आज तक अगर देखा जाए तो हम लोग प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आज तक 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो हमारे पास एल्बो रूम बहुत कम है। तो ये देखते हैं कि जितने प्रोटोकॉल हुआ, जितना एग्रीमेंट हुआ, सीओपी 26 तक हो गया। 26 साल से ये प्रयास चल रहा है, लेकिन कितना सक्सेसफुल हुए हैं या कितना कंट्रीज में इसको माने हैं, वो एग्रीमेंट को माने हैं। एग्रीमेंट को जो कमिटमेंट दिए थे, जो प्रतिबद्धता था, उसको कितना ये लोग माने हैं। तो ये सब पता चलेगा उनके एक्शन से। तो एक संस्था है जो बहुत सारे एनजीओ ने मिल करके बनाया है। उन्होंने एक इंडेक्स बनाया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स में उन्होंने 3-4 चीज को देख रहे हैं। कंट्रीज का पॉलिसी क्या है, एमिशंस कितना होता है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना यूज होता है। तो ये 4 कैटेगरी में देख रहे हैं। इस 4 कैटेगरी देखकर उन्होंने रैंकिंग किया, वेरी हाई से लेकर के वेरी पुअर तक, 5 पॉइंट स्केल किया उन्होंने। तो देखा गया कि कोई भी देश ऐसा नहीं है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसका रेटिंग वेरी गुड है या वेरी हाई है। इसका मतलब कोई भी कंट्री ये डेंजरस गैसेस को, एमिशन को खत्म करने के लिए इतना कोई कदम नहीं उठाया है।
जो 5 कंट्री बहुत अच्छे रैंक रखे हैं, वेरी हाई से जो हाई रैंकिंग रहे, वो है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, मोरक्को। ये जो छोटा छोटा कंट्री है। और जो बड़े बड़े हैं जैसे कि यूएसए का रैंकिंग है 33। सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का रैंकिंग है 51। और चाइना का है 33, यूएसए का है 51, ऑस्ट्रेलिया का है 53। ऑस्ट्रेलिया जो फॉसिल फ्यूल या कोल ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसका रैंकिंग है 53। यूएसए जो सबसे बड़ा पोल्यूटर है 5 में से एक, उसका रैंकिंग है 51। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कितने इंटरेस्टेड है, या ये सीओपी का जो एग्रीमेंट करते हैं उसको कितना पालन करते हैं। इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकली क्या एक्शन हो रहा है। एक सीएनएन का रिपोर्टर कहते हैं, the same countries that are among those worst climate performance are identical with the globally largest fuel exporters and large fossil fuel users like US, Saudi Arabia, Russia, Australia. जो कंट्रीज ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं और फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं, वही कंट्रीज ज्यादा ही खराब प्रदर्शन करते हैं गैसियस एमिशन को बंद करने के लिए। तो दूसरा चीज देखते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस। जो चीज हमने डिस्कशन किया था, ये कोपेनहेगन में जो सीओपी हुआ था, उसमें ये हुआ था कि ये रिच कंट्रीज $100 बिलियन 2020 तक हर साल देंगे टू द पुअर कंट्रीज। देखा जाए तो कोई भी कंट्री इसको माने नहीं है, और इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। ये कौन कंट्री कितना देगा, किसको देगा, कहां जाएगा ये, और किस किस एक्टिविटीज में लगेगा। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस इज ए फेलियर। वो सीओपी 26 में भी इसका जिक्र हुआ है कि किसी ने भी ये पैसा नहीं दिया है, आगे कैसे आगे देना है ज्यादा, वो हम बाद में आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे चीज है जो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन किसी ने उसको माना नहीं। तो अभी जो सीओपी 26 हुआ, उसमें जो चीज हुआ है उसके ऊपर थोड़ा हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सीओपी 26 कितना सक्सेसफुल हुआ था, या इसके जो ग्लासगो में जो मीटिंग हुआ 2 हफ्ते तक, ये गैसियस एमिशन को कितना कम करेगा, या कंट्रीज कितना इसमें कमिटेड है। पहला चीज जो है जीरो नेट एमिशन। एक शब्द आया जीरो नेट एमिशन, इसको लेकर के बहुत वाद विवाद हुआ है, बहुत डिबेट हुआ है। जीरो नेट एमिशन क्या है? जीरो नेट एमिशन का मतलब है कि एक बैलेंस रहेगा, जितना एमिशन हो रहा है उतना हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। जैसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्री से एमिशन होता है, उसको ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, उसको एटमॉस्फेयर से निकाला कैसे जाएगा। एक तरीका है कि नेचुरल, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे पेड़ पौधा लगा दिया, जंगल बनाया, तो फॉरेस्ट और ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेंगे और उसको बनाएंगे, अपना फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे, जिसे हम भी लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है फॉरेस्ट ले लिया, कुछ ओशन से ऑब्जर्व कर लिया। बाकी जो आर्टिफिशियल मेथड है, जीरो नेट एमिशन बनाने के लिए हम जितना एमिशन करते हैं उतना निकालना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से। तो कैसे निकालेंगे? उसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी जिस इंडस्ट्री से जितना निकलता है उसको निकाल दो, या जो एटमॉस्फेयर में जाता है उसको निकालो। लेकिन ये थियोरेटिकली अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है कहाँ?
जो भी आया है अभी वो सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और छोटे छोटे तरीके पे है। खुद एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, खुद यूएन के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ये छोटे तरीके पे है, वो सस्टेनेबल है कि नहीं पता नहीं है, वो कितने स्केल पे कर सकते हैं, मतलब छोटे स्केल पे कर सकते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं, जितना एमिशन होता है गीगाटन्स में जितना एमिशन होता है उसको निकाल सकते हैं। अगर कार्बन को निकालना है 2-3 तरीका है। कार्बन को निकाल करके जमीन के नीचे उसको स्टोर कर लो, उसको कार्बन कैप्चर बोलते हैं, या रॉक्स में कार्बन कैप्चर। लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ है वो बहुत छोटा छोटा हुआ है। कहीं एक छोटी जगह जैसे कि आइसलैंड में एक ये है एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है जहां कार्बन को कैप्चर करके स्टोन पे रखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब बढ़ा नहीं है तो आप कैसे कहते हो कि जीरो नेट ट्रांसमिशन होगा? जैसे कि टारगेट्स दे दिए, जैसे सीओपी ने बोल दिया कि 2050 तक या मिडिल ऑफ द सेंचुरी तक हमें ये करना है, तब जाकर के हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सीमित रहेंगे। और इसमें चाइना और रशिया बोले कि हम 2060 तक जीरो नेट एमिशंस करेंगे। इंडिया ने बोल दिया सीओपी 26 में कि 2070 तक हम जीरो नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे। लेकिन तकनीकी कहाँ है? अगर मान लो आप एफोरेस्टेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, तो कितने कितने एकड़ का जमीन चाहिए उसके लिए। एफोरेस्टेशन करने के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको निकालने के लिए बहुत सारे जमीन चाहिए। दैट इज नॉट द ओनली मेथड। अगर कार्बन कैप्चर करना है तो टेक्नोलॉजी कहाँ है? उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट किया करके देखा है कि इतने स्केल में हो सकता है। तब जब ये प्रैक्टिकली नहीं है तो आपने एक डेडलाइन दे दिया 2050 2070, जो किसी ने देखा नहीं है। आज 2021 है तो 2070 50 साल के बाद वो गवर्नमेंट रहेगा नहीं, दूसरे गवर्नमेंट आएगा, लाइबिलिटी उसका है नहीं, हमने बोल दिया। तो इसलिए जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जो लोग ग्लासगो में स्ट्रीट में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो बोले कि ये एक ग्रीन वाश है, एक आई वाश है, ये लोगों को जस्ट एक जुमला है, रियोटरिक है। जैसे कि इलेक्शन में जुमला होता है, इधर भी एक ये जुमला है कि 2070 तक होगा, 2050 तक होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ है? जैसे आप लोग सुना होंगे कि बारबाडोस का जो प्राइम मिनिस्टर है मिट मटली, उन्होंने जो 8 मिनट का भाषण दिया था उसमें बोला था वेयर इज द टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी अगर भी आप करें तो हमको दो, जो स्मॉल कंट्रीज है, जो पोर कंट्रीज है, हमें दो, तब जाकर के तो एमिशन कम होगा, तब जाकर के तो नेट जीरो होगा। तो ये नेट जीरो ट्रांसमिशन है, इसके लिए ये विवाद है कि ये वेदर इट इज प्रैक्टिकल और नॉट, वेदर इट कैन बी डन इन ए लार्ज स्केल, जो स्केल में चाहिए। कोल के बारे या दूसरा जो पॉइंट था कोल के बारे में, तो एक शब्द आया उसमें जो ओरिजिनल ड्राफ्ट हुआ सीओपी 26 में, उसमें था कि फेज आउट कोल, कि कोल को पूरे पूरा बंद करना है धीरे धीरे। लेकिन उसमें बहुत चर्चा हुआ, तो इसके बीच में ही ये सीओपी 26 चल रहा था जब 190 कंट्रीज एक साथ डिस्कशन कर रहे थे। उसी बीच में चाइना और यूएसए ये दोनों मिलकर के अपना एक एग्रीमेंट, एक स्टेटमेंट निकाल दिए कि कैसे ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा। तो उसमें एक वर्ड था फेज आउट के बदले में फेज डाउन कोल, और इंडिया ने भी इसे सपोर्ट कर लिया कि फेज डाउन, कोल को फेज डाउन करना है, नॉट फेज आउट। मतलब धीरे धीरे कोल का यूज कम करना है। तो कब तक कम करना है, क्या करना है, नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे डिबेट हुआ, तो बहुत सारे कंट्री उसको अपोज किए, स्विट्जरलैंड, मार्शल आइलैंड, इन लोगों का कहना था कि इसको क्यों आप चेंज किए हो। तो लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ उसमें फेज डाउन ही रहा, फेज डाउन ऑफ कोल रहा।
जो COP26 के चेयरमैन थे मिस्टर आलोक शर्मा, वो उनको सबसे माफी मांगना पड़ा। आई अपोलोजाइज फॉर द वे द प्रोसेस हैज अनफोल्डेड, आई एम डीपली सॉरी फॉर दैट। तो ये कंट्री जो कोल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ये कोल को फेज आउट करना नहीं चाहते हैं, ये फेज डाउन करना चाहते हैं, और उसके बदले में दूसरा टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, वो अभी लाना नहीं चाहते, धीरे धीरे करना चाहते हैं। तो इसमें रशिया भी है, रशिया भी इसमें साइन नहीं किया। नाउ ये COP26 में जो बात आया, जो कार्बन फाइनेंस के बारे में, जिसमें पहले हुआ था कोपेनहेगन में, ये $100 बिलियन देना है। तो COP26 क्या करता है उसके बारे में? वो पहला बात कहता है कि इट एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट्स ओवर द फेलियर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू डिलीवर ऑन देयर $100 बिलियन promise. It has asked them to arrange the money urgently and every year till 2025. Ask the developed countries to provide transparent information about the money they provide. तो बस यही हुआ कि उन्होंने कहा कि देना है, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्री उसको कमिट नहीं किए कि हम देंगे और तब तक देंगे, 2025 तक देंगे और इतना बढ़ाएंगे या करेंगे, कुछ नहीं। और एक पॉइंट था जिसको कि बारबाडोस प्राइम मिनिस्टर ने उठाया था, वो है लॉस एंड डैमेज एग्रीमेंट। जो क्लाइमेट डिजास्टर होता है, वो क्लाइमेट डिजास्टर में जो गरीब देश है, उनका जो नुकसान होता है उसको कौन देगा? गरीब देश तो उसको नहीं किया है, वो जो एमिशन का तो एमिशन हुआ है वो रिच कंट्री से, और उसको कैसे देंगे, क्या देंगे, कितना देंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगा, खाली चला के डिस्कशंस होगा। लेकिन लॉस एंड डैमेज एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं है, खाली हुआ है कि ये डायलॉग चलता रहेगा। तो ऐसे ही डायलॉग चलता रहेगा, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस चलता रहेगा, लेकिन हम उसको अगर एक्शन नहीं आएंगे, हम उसको अगर पालन नहीं करेंगे तो कोई क्या फायदा है। तो एक और चीज है जिसको कि सबसे बड़ी चीज है कि मिलिट्री एमिशंस। जो एमिशंस मिलिट्री से होता है, जो डिफेंस है, जो आर्मी है, वो जो एमिशन करता है उसको आज तक किसी भी COP ने उसको इंक्लूड नहीं किया है। ये मिलिट्री एमिशंस का मात्रा बहुत अधिक है। अगर हम देखें, जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, तब USA ने अपना लॉबी लेकर के पहुंच गया, और वो लॉबी was successful to exclude military emission from the final agreement. ये पता चलता है उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव से, जो USA के जो एम्बेसडर थे, जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, एम्बेसडर एजेंस्टार्ट, उनका कहना है, yes, the military will be protected. We should not have wanted Kyoto to tell our military or anybody else what to do. एजेंट स्टेट और कहते हैं, we took special pains working with the Defense Department to fully protect the unique position of the United States as the world's only superpower. We achieved everything they outlined as necessary to protect military operations. ये और उसके बाद जॉन कैरी,
जो अभी यूएसए का रिप्रेजेंटेटिव है ये COP26 में, वो उस वक्त भी थे। उन्होंने कहा कि इट्स ए बिग अचीवमेंट कि मिलिट्री एमिशन को हमने नहीं रखा उसमें। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मिलिट्री एमिशंस को कोई कंट्रोल में आए, या उसको हम रिकॉग्नाइज करें कि मिलिट्री एमिशन एक बहुत बड़ा एमिशन है जो ग्लोबल एमिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें भी क्या हुआ, मिलिट्री एमिशंस को भी उसमें एक्सक्लूड कर दिया और ये बोला कि बट द डिसीजन इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल कंट्रीज। अगर कंट्री चाहे तो उसको नोटिफाई कर सकता है हम कितना मिलिट्री एमिशन करते हैं, न चाहे तो नहीं करते। तो कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल डिफेंस के नाम पे मिलिट्री एमिशन को वहां से अलग कर दिया, मतलब टोटल एमिशन से नहीं दिखाना पड़ेगा हम कितना एमिशन करते हैं। तो ये जो लोग मिलिट्री एमिशन के बारे में बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं कि मिलिट्री एमिशन शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट्स? ये कितना बड़ा है, ये मिलिट्री एमिशन कितना बड़ा है? ये देखा गया है कि मिलिटरीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटर्स इन द वर्ल्ड। जितने मिलिट्री का जितना इक्विपमेंट है, जितना जैसे कि आर्म्ड व्हीकल्स है, टैंकर्स है, जेट्स है, जो बॉम्ब्स डालते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स है, सब में फॉसिल फ्यूल यूज होता है। और फॉसिल फ्यूल इज द ब्लड ऑफ मिलिट्री। और कौन से कंट्री का मिलिट्री बजट सबसे बहुत ज्यादा है? रैंकिंग से अगर लेंगे तो यूएसए, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, यूके, इंडिया एंड जर्मनी। तो इनमें से जो यूएस का बजट है, मिलिट्री बजट है, वो करीब करीब $700 मिलियन 7 साल में है। तो बाकी जो उसके नीचे 7 कंट्री है उनका मिलिट्री बजट को अगर जोड़ा जाए, जितना होता है यूएसए का बजट उतना है। तो मान लीजिए कितना बड़ा बजट वो यूज करते हैं मिलिट्री बजट में। एक मैगजीन है द कन्वर्सेशन, वो एक आर्टिकल में लिखता है कि द यूएस मिलिट्री इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर देन एज मेनी एज 140 कंट्रीज। अगर यूएस मिलिट्री का एमिशन को ही अलग से लिया जाए एक कंट्री के हिसाब से, टोटल यूएस का नहीं, खाली यूएस मिलिट्री का, तब देखा जाएगा कि 140 कंट्री के जितना करते हैं उससे ये ज्यादा करते हैं। और अगर पूरी कंट्री जितने हैं उनको अगर लिस्ट किया जाए, ईच कंट्री कितना कितना एमिशन करते हैं और यूएस मिलिट्री को अलग से लिया जाता है, तो इसका स्थान आएगा, इसका पोजीशन आएगा अराउंड 47 to 50। तो कई छोटे कंट्रीज है, कई इंडस्ट्रियल कंट्री है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, उनसे भी ज्यादा यूएस मिलिट्री एमिशन करता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आगे चल करके डिफेंस इंडस्ट्री हर कंट्री में बढ़ रहा है। आज कैपिटलिज्म क्राइसिस में है, आज उनके पास मार्केट नहीं है। जो यूएस में बनता है, जो दूसरे देश में, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जो चीज बनता है उसे बेचने के लिए मार्केट नहीं है। तो ये इकोनॉमी सब मिलिटराइज किया गया है, मतलब कि मिलिट्री के सामान बनाओ तो उसका इंडस्ट्री चलेगा, उसका इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट होगा। और मिलिट्री का सामान कैसे बनता है, किसके पैसे से बनता है? ये पब्लिक के मनी में, पब्लिक के रेवेन्यू से, पब्लिक से एक्सपेंडिचर से, एक्सचेकर्स। तो ये जो मिलिटराइजेशन चलता है इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, इन द नेम ऑफ नेशनल डिफेंस, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे भी आगे चलेंगे हम, ये और बढ़ते जाएगा। तो दैट इज ए थ्रेट
ये मिलिट्री एमिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, जिन्होंने कहा है विद एन आर्म फोर्स ऑफ मोर देन 2 मिलियन पीपल, यूएसए का जो आर्म फोर्स है 2 मिलियन पीपल का है, 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट and with space command into outer space. Further, the US has been continuously at war since 2001, with US military and State Department currently engaged in more than 80 countries in counter-terror operations. और हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली US वियतनाम में, साउथ कोरिया में, इराक में, अफगानिस्तान, सीरिया, हर जगह इन्वॉल्व रहता है। और उसका जो करीब करीब 750 मिलिट्री बेस है यूएस के अंदर, बाहर है 750 बाहर है, 400 यूएस के अंदर है। तो ये जो मिलिट्री है ये बहुत सारे तेल खर्चा करता है, बहुत डीजल खर्चा आता है, फ्यूल खर्चा होता है। एक जो आर्म व्हीकल से जो जेट प्लेन्स है उनमें बहुत फ्यूल खर्च होता है, बहुत फॉसिल फ्यूल यूज होता है, तो दे एमिट एमिशन। और इन लोगों ने जानबूझ करके मिलिट्री एमिशन को कोई भी प्रोटोकॉल में रखा नहीं है या कोई भी एग्रीमेंट में रखा नहीं है, उसको एक्सक्लूड करके रखा है। तो इसका क्यों हम कहते हैं कि मिलिट्री एमिशन, इसीलिए हम कहते हैं कि मिलिट्री एमिशन को इसमें इंक्लूड करो, ताकि जो टोटल एमिशन होता है इसका करीब करीब 6% मिलिट्री एमिशन से होता है। एक प्रोफेसर नेटा क्रॉफर्ड है, उन्होंने एक रिसर्च करके दिखाया है कि जो मिलिट्री एमिशन का जो रिपोर्ट्स आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है। कोई कंट्री मिलिट्री एमिशन का फुल रिपोर्ट नहीं देता है, डाटा नहीं मिलता है। आप अगर रिसर्च करोगे तो उसका डाटा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जितना डाटा मिला है उसको लेकर के एक एस्टिमेशन किया है, करीब करीब 599 गीगाटन कार्बन इक्विवेलेंट खाली यूएस मिलिट्री एमिट करता है। तो जो ये सब, तो ये जितने एग्रीमेंट है, इतने सीओपी है, ये सब इसके बारे में साइलेंट है। और एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी, वो भी इसके बारे में साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता है उसके बारे में। जो अभी हम कंक्लूड करेंगे, ये जो कि सबसे ये चीज है कि ये एमिशन से ग्लोबल प्रॉब्लम है। जैसे बारबाडोस का प्राइम मिनिस्टर बोले कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम को आप नेशनल सोल्यूशन देखने से सॉल्व नहीं कर सकते। एक ग्लोबल प्रॉब्लम नीड्स ए ग्लोबल सोल्यूशन। जैसे ग्लोबल पैंडेमिक हुआ अभी कोविड-19 अगर आप एक देश में कंट्रोल कर दिए तो क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? इट शुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन ओनली इट विल बी इरेडिकेटेड। सेम थिंग है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का। ये एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसको वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, उसे वर्ल्ड का सोल्यूशन करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि द डिवाइड बिटवीन द रिच नेशंस एंड पुअर नेशंस। रिच नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जितना पोल्यूट किए हैं उसके लिए उनको जिम्मेदारी करना है, उनका इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। वो उतना उनको फंडिंग करना है, पुअर कंट्रीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, नया टेक्नोलॉजी लाना है कार्बन कैप्चर के लिए, मीथेन कैप्चर के लिए, और वो टेक्नोलॉजी छोटे देश को ट्रांसफर करना चाहिए, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। और एक सबसे बड़ा चीज है, कभी भी कुछ भी होता है, भले अच्छा भी होता है तो उसमें कौन इफेक्टेड होता है ज्यादा। आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है लेकिन कौन इफेक्टेड होगा ज्यादा,
जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ले लिया कि 15 साल के बाद गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, नया गाड़ी आपको खरीदना है, पुराना गाड़ी को पोल्यूशन कर रहा है उसको निकालना है। तो ये कहाँ डिलेमा आता है? आपने मिलिट्री मिशन को छूट रखा है, मिलिट्री मिशन को तो ये नहीं किया है। मिलिट्री जैसे पहले मिशन करता है अभी भी मिशन ऐसे ही करेगा। लेकिन आप एक छोटे, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक गरीब आदमी जो एक स्कूटर चलाता है, एक गाड़ी रखा है, 4 पहिया रखा है, वो 15 साल के बाद उसको आप स्क्रैप कर लोगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर कल ही एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए यूपी में, और पूरा आर्मी, पूरा जेट, एक जेट आकर के वहां लैंडिंग किया वो एक्सप्रेस वे। उसमें कितना जेट फ्यूल उसमें खर्चा, पूरा एयरफोर्स का 4-5 जेट उसमें प्रदर्शित भी किया। तो ये जो खर्चा हुआ, ये 4-5 का, ये कितने गाड़ी इसमें चला सकते हैं आप? कितना पोल्यूशन किया है उसमें, कितना फ्यूल यूज हुआ है? अगर आप कमिटेड है तो यू शुड बी कमिटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स। एक एग्जांपल दिए हैं एक जर्नलिस्ट, जर्मनी में, सॉरी फ्रांस में कुछ साल पहले फ्यूल पे टैक्स लगा दिए कि फॉसिल फ्यूल कम यूज करना है, इसलिए डीजल पे टैक्स लगा दो, टैक्स बढ़ा दो। और टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ? टैक्स बढ़ाने से कौन इफेक्टेड हुआ ज्यादा? जो ट्रक ड्राइवर्स है, वहां ट्रक ड्राइवर्स खुद डालते हैं, तेल डालते हैं। तो वहां एक मूवमेंट हुआ था, येलो वेस्ट मूवमेंट। जो येलो वेस्ट मूवमेंट बाद में बहुत सारे देशों में हुआ था। तो उसमें इफेक्टेड कौन हुआ? आपका इंटेंशन दिखाने के लिए अच्छा है कि हम डीजल पे या पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाते हैं इसलिए कि लोग कम यूज करें, लेकिन जहां ट्रक्स है वो तो उनको तो यूज तो करना ही पड़ेगा। तो ये मिडिल क्लास लोग ज्यादा इफेक्टेड होते हैं उसके लिए। तो इस डाइकोटमी को अगर आप, इस कंसर्न को अगर आप नहीं देखेंगे तो ये विकास के नाम पे आप विनाश करोगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये रिलेटेड है द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। जो गरीब धनी है या रिच कंट्रीज, पोर कंट्रीज है, ये सब इसके साथ भी ये रिलेटेड है। तो अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हर चीज को ध्यान में देखकर करना पड़ेगा, तब जाकर के विल बी सक्सेसफुल। और जो लोग ग्लासगो में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनका कहना यही है कि अगर आपको कुछ करना है तो अभी करना है, देयर इज नो टाइम। आप 2050, 2017 में क्या करेंगे? कौन जानता है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कौन सा सरकार रहेगा, कौन करेगा? फिर आप बोलोगे कि ये सरकार था, वो कमिटमेंट दिया था, वो कुछ नहीं कहा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है आपका कंक्रीट एक्शंस क्या है? व्हाट इज द रोड मैप? आप कितने बजे, कितने साल तक कितना क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बोल दिया कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को इतना यूज करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज आपका कितना यूज हो रहा है? 10% यूज हो रहा है, 12% यूज हो रहा है, 50% 9 साल में कैसे कर देंगे? तो एक टाइमली एक्शन प्लान चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, एक, तब जाकर के ये ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व हो सकता है। फिर से मैं एमएसडी के कार्यकर्ताओं को सबको धन्यवाद देता हूँ।